नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के पहले सुप्रीम कोर्ट ने भारत के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है और इसके साथ ही एक बार विपक्ष की यह बात सही साबित हो गई है कि संविधान से बढ़कर कुछ नहीं है। जी हां, आज सुप्रीम कोर्ट ने जहां पर सुनवाई चल रही थी एसआईआर को लेकर, उस कोर्ट में कांग्रेस, आरजेडी समेत समूचे इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत हुई है। बिहार एसआईआर मुद्दे पर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और अन्य बनाम भारत निर्वाचन आयोग के केस में सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई हुई। लगातार मैराथन सुनवाई 3 दिनों से चल रही थी, 12 तारीख, 13 तारीख और आज 14 तारीख। 3 दिन लगातार सुनवाई, और इस सुनवाई में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की खंडपीठ ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है, लिखित ऑर्डर दिया है कि वो आधार कार्ड को भी स्वीकार्य दस्तावेजों की अपनी 11 जो लिस्ट है, उसकी 11 डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है, उसी लिस्ट में इसको भी शामिल करे, यानी आधार कार्ड को भी शामिल करे। इसके अलावा अदालत ने चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि जिन 65 लाख वोटर्स को लिस्ट से हटाया गया है, ड्राफ्टेड लिस्ट से हटा दिया गया है, उनके नाम भी सामने आए और कारण भी बताया जाए कि ऐसा क्यों किया गया। दरअसल बिहार में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद जिन वोटर्स के नाम काटे गए हैं, उनके नाम चुनाव आयोग ने वेबसाइट पर नहीं डाले थे और सुप्रीम कोर्ट में भी साफ मना कर दिया था कि जिनके नाम काटे गए हैं उन्हें हम कारण नहीं बताएंगे और न ही हम नाम सार्वजनिक करेंगे। आज की सुनवाई में फिर ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन की ओर से जब एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने दलील दी कि छूटे हुए मतदाताओं की बूथ स्तरीय सूचियां यानी लिस्ट पहले ही राजनीतिक दलों के बूथ स्तरीय एजेंटों को यानी बीएलए के साथ हमने साझा कर दी है, यानी साझा की जा चुकी है, तो अदालत ने पूछा कि मतदाताओं को उनकी स्थिति जानने के लिए राजनीतिक दलों के पास जाने की जरूरत क्यों है, उनको जाने के लिए क्यों मजबूर किया जाना चाहिए। इसी मसले को आगे बढ़ाते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि क्या आपके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं हो सकता जहां उन्हें स्थानीय राजनीतिक दल के पीछे न भागना पड़े? आप इसे इंटरनेट पर भी क्यों नहीं करते, यानी इंटरनेट पर भी जारी क्यों नहीं करते हैं? उन्होंने यह भी कहा कि यदि आप इसे सार्वजनिक डोमेन में लाते हैं तो आपके खिलाफ यानी चुनाव आयोग के खिलाफ जारी नैरेटिव खत्म हो जाएगी, जो नैरेटिव है वो खत्म हो जाएगी। और इसके अलावा अगर पूनम देवी का नाम हटा दिया गया है तो पूनम देवी को यह पता होना चाहिए कि उनका नाम हटाया गया है और उनका नाम क्यों हटाया गया है। जबकि जस्टिस बागची ने, 2 जजों की बेंच है दोस्तों, तो जस्टिस बागची और जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस बागची ने कहा कि पारदर्शिता से मतदाताओं का विश्वास बढ़ाने में मदद मिलेगी, यानी ट्रांसपेरेंसी के साथ अगर आप काम करेंगे तो मतदाताओं का विश्वास आपकी ओर बढ़ेगा। आप इसे वेबसाइट पर डालने का एक अतिरिक्त कदम क्यों नहीं उठाते जिसमें स्पष्ट रूप से उन लोगों की पहचान की जाए जो सूची में नहीं हैं, और साथ ही उनके नाम हटाने के कारण भी बताए जाएं ताकि वे सुधारात्मक उपाय कर सकें कि उनके नाम कैसे जुड़ें। यानी चुनाव आयोग को सिस्टम बदलने या सुधारने की सलाह सुप्रीम कोर्ट से मिली है। वहीं आधार कार्ड को भी दस्तावेज में शामिल करने की दलील पर याचिकाकर्ताओं की जीत हुई है। आप जानते हैं कि 10 जुलाई की शुरुआती सुनवाई में, 10 जुलाई को पहली सुनवाई हुई थी और इस शुरुआती सुनवाई में ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आधार पर भी, आधार कार्ड, राशन कार्ड और एपिक कार्ड पर भी विचार करने का निर्देश दिया था, लेकिन चुनाव आयोग ने अपने 11 दस्तावेजों की सूची में आधार कार्ड को, खासकर आधार कार्ड को शामिल नहीं किया। इस पर आज जस्टिस बागची ने कहा कि आपकी 11 दस्तावेज की सूची नागरिक अनुकूल लगती है, लेकिन आधार और एपिक आसानी से उपलब्ध हैं। आपके नोटिस में कहा जा सकता है कि जिन लोगों ने अभी तक जमा नहीं किया है, फॉर्म जमा नहीं किया है, वे अपना आधार और एपिक भी जमा कर सकते हैं। यानी आप फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट्स जो मांगा जा रहा है उन डॉक्यूमेंट्स में ये दे सकते हैं। ये एक सुझाव के रूप में, लेकिन जब आदेश आया, अंततः आज के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अब आधार कार्ड को भी दस्तावेजों में समाहित करना होगा।
तो कुल मिलाकर दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष के संविधान बचाने के अभियान को और मजबूती मिली है। वहीं चुनाव आयोग को दबाव में लेकर बीजेपी पर खेल करने के जो आरोप विपक्ष लगाता रहा है, उस आरोप में भी सच्चाई नजर आ रही है। हालांकि विपक्ष जानता है कि संविधान बचाने की लड़ाई अभी लंबी है, क्योंकि बीजेपी जब तक सत्ता में है विपक्ष इत्मीनान नहीं कर सकता। कल तो स्वतंत्रता दिवस है और उसके बाद जन्माष्टमी का पर्व है। इसके बाद 17 अगस्त से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में 1300 किलोमीटर की यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हो चुके हैं। बिहार के सासाराम से शुरू होकर यह यात्रा 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में खत्म होगी। कांग्रेस ने इस बारे में ट्वीट कर जो जानकारी दी है वो आपके सामने रखना चाहता हूं। इस पर कांग्रेस ने ट्वीट किया है और कांग्रेस ट्वीट में लिख रही है कि 17 अगस्त से वोट अधिकार यात्रा के साथ हम बिहार की धरती से वोट चोरी के खिलाफ सीधी लड़ाई छेड़ रहे हैं। यहां पर साफ साफ ये कांग्रेस लिख रही है कि 17 अगस्त से वोट अधिकार यात्रा के साथ हम बिहार की धरती से वोट चोरी के खिलाफ सीधी लड़ाई छेड़ रहे हैं। ये लोकतंत्र, संविधान और एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत की रक्षा का निर्णायक संग्राम है। हम पूरे देश में स्वच्छ मतदाता सूची बनवाकर ही रहेंगे। स्वच्छ मतदाता सूची हम बनवा के ही रहेंगे। राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी कर इसमें बिहार के युवाओं को जोड़ने का आह्वान किया है। यह 1300 किलोमीटर की लंबी यात्रा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव साथ साथ करेंगे, सासाराम से बिहार पटना तक। और इस यात्रा में राहुल गांधी ने युवाओं को जोड़ने का जो आह्वान किया है, ये जरा उसे भी देखते हैं। राहुल गांधी के इस वीडियो को देखिए, क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। नमस्कार। 17 तारीख हम बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर निकल रहे हैं। 1 मैन 1 वोट का जो आइडिया है, संविधान को बचाने का जो आइडिया है, उसके लिए हम और हमारे साथ बिहार के सारे युवा एक साथ निकलेंगे और वोट चोरी को रोकने का काम करेंगे। इस लड़ाई में बिहार के युवाओं की जरूरत है। सारे के सारे युवाओं को हमारे साथ जुड़कर संविधान की रक्षा करनी चाहिए। धन्यवाद। तो वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी साफ साफ सारे युवाओं को, खासकर युवाओं का आह्वान कर रहे हैं। यहां पे राहुल गांधी का यह आह्वान बिहार में नई युवा क्रांति की लहर उठा सकता है, जिसमें बीजेपी और नीतीश की सत्ता बह जाए तो आश्चर्य नहीं। यानी सितंबर आते आते बिहार का माहौल पूरी तरह बदल जाएगा। वैसे आज की सुनवाई से ही इंडिया गठबंधन के लिए अच्छे दिनों की आहट सुनाई दे रही है। तेजस्वी यादव ने तो फौरन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुप्रीम कोर्ट का आभार प्रकट कर दिया और साथ ही मीडिया के उस तबके की खिंचाई भी कर दी जो आधार शामिल करने की विपक्ष की मांग का मजाक उड़ा रहा था। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आज सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। आइए जरा सुन लेते हैं तेजस्वी यादव को। इसके बाद तुरंत उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। और एसआईआर को लेकर के हम सभी विपक्षी दलों ने, सदन हो, पार्लियामेंट हो, विधानसभा हो, सड़क हो या बिहार भी बंद करने की बात आई, तो हम लोगों ने हर एक प्लेटफॉर्म पे, चाहे उच्चतम न्यायालय में भी लड़ाई लड़नी पड़ी हो, तो हम लोगों ने कोई कसर जो है लड़ाई लड़ने में नहीं छोड़ा। आज सुप्रीम कोर्ट में बहस के बाद, कई दिनों से जो बहस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम फैसला जो आया है, आज उस इंटरिम ऑर्डर में हम कह सकते हैं कि आज लोकतंत्र की जो है जीत हुई है। और जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है, जो हम लोग लगातार मांग करते रहे हैं एसआईआर के प्रोसेस को लेकर के, आज हमारी मांगों पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है मोहर लगाने का काम किया है। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सही निर्णय जो है लिया है। हम लोग शुरू दिन से ही एसआईआर का विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि जो प्रक्रिया
और जो चुनाव आयोग सारे डिटेल्स को छुपाने का काम कर रहा था, आज सुप्रीम कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ। और आज इंटरिम ऑर्डर में 3 महत्वपूर्ण बातें, जिन बातों को लेकर के हम लोगों की मांगे थी, उसको जो है इलेक्शन कमीशन को इंटरिम ऑर्डर में आदेश दिया गया है। सबसे पहला कि आधार को जो है, आधार कार्ड को लिया जाएगा। दूसरा, जो 65 लाख मतदाताओं का नाम जो काटा गया, जो हमारी पुरानी मांग थी कि सूचीबद्ध तरीके से बूथ वाइज कौन। तो यहां साफ साफ अपनी बात रखते हुए और एक बड़ी जीत और इस पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए यहां नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव ने भी एक बिहार के अंदर लड़ाई छेड़ रखी थी। इधर राहुल गांधी दिल्ली और केंद्र की राजनीति में और एक अलग लड़ाई, और इन सब का मेन मकसद, मेन एम यही कि चुनाव आयोग को एक्सपोज किया जाए। और आज सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग अंततः फाइनली एक्सपोज हो गया। इसी मसले पर जब सुप्रीम कोर्ट से एसआईआर पर जो आदेश आया है, अंतरिम आदेश, लेकिन बहुत बड़ी राहत है ये विपक्ष के लिए और विपक्ष की बहुत बड़ी जीत है ये। इस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा है, देखिए जरा, वो भी आपके स्क्रीन पे है। लिख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कि करोड़ों जागरूक नागरिकों, कांग्रेस पार्टी व श्री राहुल गांधी के अभियान को उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप से पहली सफलता मिली है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस तर्क को कि आधार मतदान के लिए मान्य नहीं है, उसे एसआईआर के केस में उन 65 लाख लोगों के लिए अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी है। बिहार में एसआईआर के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक जो 65 लाख लोग वोटर लिस्ट से बाहर हुए हैं, उनका डाटा अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सार्वजनिक करना पड़ेगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। हम जनहित में दिए गए माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। लड़ाई जारी रहेगी, हम जनता के वोट का अधिकार छीनने नहीं देंगे। यह बात यहां पर साफ साफ कही है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। तो आज दोस्तों आपने देख लिया कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में जो बड़ी जीत मिली है विपक्ष की, और दूसरी तरफ बिहार समेत पूरे देश में किस तरह इसका असर हो सकता है, इन सब पे हम बात करेंगे। और क्या वोट चोरी के आरोप पर बीजेपी को करना पड़ेगा सरेंडर, यह भी बात हम यहां समझने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी और यह सब पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट का मामला है, इस मामले को कैसे देखा जाए, इन सब की हम बात करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में कैसे विपक्ष की बड़ी जीत हुई है, यह हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। राहुल गांधी का बड़ा धमाका क्या है, यह समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी, प्रशांत टंडन जी, प्रोफेसर रविकांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी जुड़े हुए हैं, फराज शाकिब जी जुड़े हुए हैं सीधे बिहार से, और शकील अख्तर जी जुड़े हुए हैं इधर दिल्ली से। आप तमाम साथियों का स्वागत इस्तकबाल है। आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। डॉक्टर राकेश पाठक जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं और जरा आपसे समझूं, खासकर शुरुआत करते हैं हम सुप्रीम कोर्ट से ही। आधार कंपलसरी, आधार अब जरूरी हो गया है आज के आदेश के बाद, कैसे देखा जाए? और कैसे इस पूरे आधार की बात हो या 65 लाख की बात हो, लेकिन आपकी पहली प्रतिक्रिया सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष की सबसे बड़ी अभी तक की एक जो सूखा चल रहा था, उस सूखा से एक बाहर बारिश भी हो रही है दिल्ली में, और उसका असर भी दिखाई दिया। डॉक्टर साहब, ये कानूनी जीत से ज्यादा नैतिक जीत है। दिल्ली में जो बारिश हो रही होगी वो उसमें बूंदें टपक रही होंगी, लेकिन आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी, केंद्रीय चुनाव आयोग, उनके वे तमाम समर्थक जो इन मांगों के खिलाफ ताल ठोक कर खड़े थे, उनके ऊपर तो बेशर्मी की बड़ी बड़ी मोटी मोटी बूंदें उनके गाल पर तमाचे के रूप में टपक रही। ये एक नैतिक जीत तो है ही, लेकिन राजनीतिक जीत भी है।
क्योंकि देखिए राजनीतिक दलों की कोई भी लड़ाई बिना किसी राजनीतिक उद्देश्य के नहीं होती। इस मामले में खास बात यह है कि ये एक लोकतांत्रिक लड़ाई भी सीधे वोटों की लड़ाई थी, वोटों के अधिकार की लड़ाई थी। इसका कितना फायदा होगा जो लोग लड़ रहे थे हम नहीं जानते, लेकिन इतना तय है कि आज भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव आयोग, मैं चुनाव आयोग से पहले बीजेपी का नाम इसलिए ले रहा हूं कि अघोषित रूप से इस पूरे अदालती मामले में बीजेपी खुद को मुख्य पार्टी मान रही, चुनाव आयोग से ज्यादा वो गला फाड़ फाड़ कर इन तमाम सारी चीजों के पक्ष में अभियान चला रही। और उसमें कल सोने में सुहागा किया अनुराग ठाकुर ने। पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता कुल्हाड़ी पर पैर मार रहे थे, लेकिन कल अनुराग ठाकुर तो कोने में रखी हुई कुल्हाड़ी पर कूदने के काम में लग गए। एक तरह से उन्होंने खुद को और पार्टी को और सरकार को ऐसे धर्म संकट में डाल दिया जिसमें ये स्वीकारोक्ति थी, ये जिसमें कबूलनामा था कि हाँ वोटर लिस्ट में इतनी बड़ी गड़बड़ियां चल रही। इसलिए आज जब पवन खेड़ा ने कहा कि वाराणसी सीट का आंकड़ा दे दीजिए, उसका डाटा दे दीजिए, हम उसको भी निकाल के ले आते हैं, रायबरेली का भी दे दीजिए, अमेठी का भी दे दीजिए, वायनाड का भी दिया। अंततः साबित तो यही होगा कि केंद्रीय चुनाव आयोग की जो कारगुजारियां हैं वो लोगों के वोट के अधिकार पर कुठाराघात जैसी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की बात चल रही है। एक और बहुत छोटी सी बानगी सामने आई, हरियाणा के पानीपत में सरपंच का चुनाव हुआ था ईवीएम से। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम खुलवाकर ईवीएम सामने रखकर गिनती कराई गई और नतीजा उल्टा आया। जो व्यक्ति पहले ईवीएम से गिनती में सरपंच बना था, सुप्रीम कोर्ट की निगहबानी में उनके सामने जब दोबारा वोटों की गिनती हुई, उन्हीं ईवीएम से, उसी ईवीएम से तो हारा हुआ प्रत्याशी विजयी घोषित किया गया। ये आज हुआ। तो कुल मिलाकर आज की घटना लोगों के दिलो दिमाग तक ये संदेश देने के लिए बहुत पर्याप्त है कि विपक्ष, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, तमाम इंडिया गठबंधन उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे। ये कोई चुनाव प्रचार का अभियान तो नहीं चलाया गया था, ये तो वोटर लिस्ट की गड़बड़ी के खिलाफ अदालत में एक दरखास्त थी, सड़कों पर आंदोलन था। और तेजस्वी ने ठीक कहा कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह रहा कि आप ये एसआईआर मत चलाइए, पर इसके जरिए अगर आप 65 लाख लोगों को एक छड़ी से हाँक कर सूची से बाहर कर देंगे तो ये नाइंसाफी है। इसलिए आज के फैसले में जितने तरह के दिशा निर्देश हैं कि जिला स्तर पर सभी जगह वोटर लिस्ट प्रकाशित करना पड़ेगी, कारण बताना पड़ेगा, एक सर्च बॉक्स बनाना पड़ेगा जिसमें आदमी एपिक नंबर से खुद सर्च कर लेगा कि वो वहां से सूची से गायब क्यों है, कारण जान लेगा। और सबसे बड़ी बात, जो लोग आधार कार्ड जैसी चीज को खारिज कर रहे थे, जो आज की तारीख में इस देश में बैंक खाता खोलने से लेकर पासपोर्ट तक बनवाने में काम आता है, आधार कार्ड मूल आधार है, उसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया कि अपने उन 11 प्रामाणिकता के दस्तावेजों में इसे भी मान लें। आज की जीत और इसकी गूंज बहुत दिनों तक सुनाई देगी, खास तौर से 17 तारीख को जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में सड़कों पर उतरेंगे तो लोगों के घर घर तक, यद्यपि ये बात पहुंच चुकी है, बिल्कुल साधारण से साधारण चाय के कियों तक ये बात गूंज रही है कि राहुल गांधी सही लड़ाई लड़ रहे हैं जी, देश की, संविधान की, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी है। अंतिम बात, कई बार हम लोग पिछली कई घटनाओं से सुप्रीम कोर्ट से नाउम्मीद भी हो जाते हैं और कभी कभी जो उम्मीद रखते हैं वही पूरी भी होती है। इस बार थोड़ा सा कुछ अलग हुआ है। बहुत से लोगों को लग रहा था कि जैसे हमेशा सुप्रीम कोर्ट किंतु परंतु अगर मगर आदि इत्यादि के साथ कोई ऐसा ही फैसला सुनाएगा जो बहुत ज्यादा ठोस नहीं होगा, लेकिन आज के फैसले से थोड़ी उम्मीद जागी है।
आगे देखते हैं क्या होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आगे क्या कुछ होता है जरा जल्दी से आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। आपसे भी समझना चाहता हूं, आप दिल्ली में ही हैं और आज तो आपका दिन, आज बहुत बड़ा दिन है आपके लिए। जरा आपसे भी समझना चाहता हूं कि इस पूरे मसले पे अब तो कांग्रेस पार्टी और तमाम 8 जो विपक्षी दल हैं जिनकी याचिकाएं लगी हुई थीं, और उसके अलावा सबसे बड़ी बात कि चाहे एडीआर की याचिका हो, पीयूसीएल की याचिका हो, योगेंद्र यादव की याचिका हो, इन याचिकाओं की तरफ से जो वरिष्ठ वकीलों की टोली यहां पर फाइट कर रही थी, सबकी दलीलें यहां मान ली गई हैं। और जब आदेश लिखे जा रहे थे उस समय भी प्रशांत भूषण हो, चाहे वृंदा ग्रोवर हो, चाहे पाशा साहब हो, इन सब ने अपनी अपनी बात रखी, इन बातों को भी माना गया, आदेश में इन सब का को जोड़ा भी गया, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आप सबसे मैं जानना चाहता हूं कि क्या यहां पे एक नैतिक जो बात अभी हम लोग कर भी रहे हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी भी कह रहे थे, नैतिक जीत इसे मानते हैं। राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो जिसे विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने खुद करार दिया था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कितना असर इस पे आप देखते हैं और इसका कितना असर आने वाले समय में देश की आवाम पर, देश की जनता पर, देश के वोटर्स पे पड़ते हुए आप देखते हैं? देखिए राजीव जी, बहुत स्पष्ट हो गया है अब तो कि अगर लड़ाई संसद से लेकर के सड़क तक लड़ी जाए और बहुत शिद्दत के साथ लड़ी जाए, तो वो शाहरुख खान की फिल्म का डायलॉग है ना कि सारी कायनात आपके साथ आकर के खड़ी हो जाएगी जी। पिछले कई महीने, अब साल में आप देख लीजिए कि जो इस देश के संवैधानिक संस्थाओं के प्रति लोगों का विश्वास कमजोर हुआ था, वो अब किस तरह से खुल करके सामने आ रहा है। और उसमें जिस एक व्यक्ति की बड़ी भूमिका है, उसके साथ और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं जिस एक व्यक्ति की बड़ी भूमिका है वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी ने ऐलान पहले किया, और ये वो व्यक्ति है जो पहले कह करके, अब मोदी जी का तो चलता था साहब वो 56 इंच का सीना और न जाने क्या क्या, और एक अकेला सब पर भारी, लेकिन राहुल गांधी कभी इस तरह की डायलॉग बाजी नहीं करते। राहुल गांधी सच के साथ, ईमानदारी के साथ, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरी शिद्दत के साथ खड़े हैं। और ये जो वोटिंग राइट का मामला था, ये तो आम जनता के बुनियादी अधिकार का मामला था, और इसलिए मैंने कहा था कि पिछले 11 साल में विपक्ष का एक संगठित आंदोलन, जिसमें मास अपील है व्यापक स्तर पर, इसके पहले भी आंदोलन हुए, लेकिन विपक्ष द्वारा लीड करते हुए ये पहला आंदोलन है जिसमें मास अपील है, क्योंकि मुद्दा सीधे तौर पर कमजोर तबकों से जुड़ा हुआ है, दलितों, पिछड़ों से जुड़ा हुआ है, महिलाओं से जुड़ा हुआ है, आदिवासियों से जुड़ा हुआ है, अल्पसंख्यकों से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से उनके वोट पर कैंची चलाई जा रही थी, उनके अधिकार को कर्टेल किया जा रहा था, उनको मूक बधिर बनाया जा रहा था। लोकतंत्र में अगर आपके पास वोटिंग राइट नहीं है, कल को तो आप कहेंगे कि साहब नागरिक भी नहीं है, तो कुछ भी हो सकता था। और यही वजह है कि राहुल गांधी के साथ लोग आकर के खड़े हुए, वो भले ही ना दिख रही हो, जैसे बहुत बीजेपी की तरफ से आया जो ट्रोल आर्मी है कि साहब ये कुछ लोग हैं जिन जो 300 सांसद निकले हैं, इनको धर लिया गया है, कोई लोगों का आंदोलन नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा और ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर तो बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने देखा। और आज का जो आंकड़ा है कि राहुल गांधी के उस वीडियो को, उस पहल को, राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को 1 अरब से ज्यादा लोग देख चुके हैं। माने जितनी इस देश की आबादी है, करीब करीब उतने लोग। लेकिन प्रोफेसर रविकांत जी, जस्टिस सूर्यकांत साहब ने नहीं देखा था उसको। हाँ, डेफिनेटली आप कुछ लोगों के उन्होंने कहा कि मैंने नहीं देखा है, उनकी जुबानी बता रहा हूं। हाँ, डेफिनेटली व्यस्त होंगे, कहीं अध्यक्ष साहब हैं तो निश्चित रूप से उनकी व्यस्तताएं होंगी। लीडर ऑफ अपोजिशन को देखना चाहिए उनको, जितना प्रधानमंत्री को देखना चाहिए। ये 2 सबसे बड़े पद हैं इस देश में, उनको देखना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने दूसरे लोगों की याचिकाओं की आंखों से तो कम से कम देख लिया जी। और इसलिए वो फैसला भी आया, अंतरिम आदेश भी आया, और चुनाव आयोग को जो मुंह की खानी पड़ी है
राजीव जी, इतना बेइज्जत चुनाव आयोग मुझे नहीं लगता है कि अपने इतिहास में कभी हुआ होगा। चुनाव आयोग ने बड़े बड़े लोगों को नकेल डाली है। टीएन शेषन जैसे लोगों से कांपते थे राजनीतिक दल हो चाहे राजनीतिक नेता हो। उस कांग्रेस पार्टी को भी उन्होंने नहीं बख्शा था जिसने उनको मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया था। ये हमारी डेमोक्रेटिक परंपरा थी, ये हमारे संवैधानिक उसूल थे कि जब कोई व्यक्ति संवैधानिक पद पर है फिर वो किसी पार्टी या किसी व्यक्तिगत कोई संबंध से लेना देना नहीं है। लेकिन इधर क्या हुआ कि जिस तरह से तमाम संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग, और उसमें से अगर आप कुछ संस्थाएं छोड़ दें तो अधिकांश संस्थाओं पर तो आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं, वहां तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। कम से कम सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद लोगों का विश्वास लौटा है, और यह बहुत महत्वपूर्ण है लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए कि लोक विश्वास को कायम रखा जाए। और आज जो फैसला निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण, भारतीय जनता पार्टी की कलई पूरी तरीके से खुल गई। आप चुनाव आयोग का बचाव कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? अरे भाई, लीडर ऑफ अपोजिशन सवाल कर रहे हैं, चुनाव आयोग जवाब देगा। आप जो बीच में कूद रहे हैं वो सीधे तौर पर दिख रहा है कि यहां मैच फिक्स है, यहां तो अंपायर ही पार्टी के साथ खड़ा हुआ है जी। इससे और ज्यादा किरकिरी हो गई है बीजेपी की। अब जरा मोदी जी क्या भाव भंगवा देख लीजिए, कॉन्फिडेंस लेवल देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी ने तो सीधे तौर पर कह दिया है कि बनारस में जो बूस्टर डोज लगा है मोदी जी को, उससे चुनाव जीता है। मोदी जी अपने प्रभाव से, अपने अपील से चुनाव नहीं जीतते। तो जहां प्रधानमंत्री के ही चुनाव क्षेत्र में नतीजे को लेकर के विपक्ष सीधे तौर पर यह आक्षेप कर रहा है, आरोप लगा रहा है, ऐसे में निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है वो स्वागत योग्य है। और अब एक विश्वास लौटा है, और मुझे लगता है कि लोकतंत्र का भविष्य, इसलिए हम लोग तो बराबर आशावादी रहे कि इस देश में लोकतंत्र को कोई खत्म कर नहीं सकता, संविधान को कोई नहीं खत्म कर सकता। ये 90 साल के आजादी के आंदोलन के बाद जो हासिल हुआ, डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा, नेहरू जी, गांधी जी का सफर, ये सारी चीजें उसमें शामिल हैं। तो उसको नकारना, उसको खारिज करने की हिम्मत इस पार्टी में नहीं है, नहीं कर पाई। मंसूबा तो कुछ भी कर लें आप, उम्मीदें तो कुछ भी पाल लें, लेकिन अब मुझे नहीं लगता है। अब जन विश्वास लौट रहा है, लोकतंत्र भी लौटेगा, और जो तानाशाही है उसका अंत होगा। और मैं फिर कहूंगा कि हर रात के बाद सवेरा होता ही है, जल्दी ही वो सवेरा लौटेगा और तपिश भी होगी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जरा जल्दी से प्रशांत जी आपके पास आना चाहता हूं, फिर शकील जी आपके पास आ रहा हूं। प्रशांत जी, पूरे इस सुप्रीम कोर्ट के आज की कार्रवाई, जो आज वहां बहस हुई, उस पे कल की बहस को भी, दलीलों को आपने सुना, परसों भी सुना, और हम लोग चैनल पे लगातार, अपने चैनल पे धुआंधार इस पे बताते ही रहे, सब करते रहे, लाइव स्ट्रीमिंग अपनी चलती रही। लेकिन यहाँ पर जब हम राहुल गांधी के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हैं तो क्या वो टर्निंग पॉइंट था, इसे माना जाएगा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, या इसका कोई उससे लेना देना नहीं है? दोनों चीज का लेना देना। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस 17 तारीख को जो बिहार में यात्रा शुरू हो रही है, और जो विपक्ष का जो है मार्च हुआ जिसको रोक दिया गया पुलिस के मार्फत, इन तीनों चीजों का इम्पैक्ट है। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है वो ज्ञानेश कुमार, बीजेपी और गोदी मीडिया, तीनों को करंट लगा है। अमित शाह इस्तेमाल करते ना एक शब्द, बटन यहाँ दबेगा करंट वहां लगेगा जी। तो बटन आज सुप्रीम कोर्ट में दबा और करंट 3 जगह लगा। ज्ञानेश कुमार के कमरे में अशोक रोड पे, और बीजेपी में, और गोदी मीडिया के दफ्तरों में नोएडा के। ये तीनों, गोदी मीडिया ईवीएम, वो आधार कार्ड को लेकर तमाम थ्योरीज जो है वो इन्वेंट कर रहा था। कुछ भी हो जाए उनको, मतलब बीजेपी को समर्थन में उनको उतरना ही है। तो ये तीनों को झटका लगा है। अब इसका जो लीगल चीज़ों पे नहीं जा रहा, दिन भर आपने डिस्कस किया है, कुछ चीज़ें डिस्कस जरूर करूँगा, लेकिन जो इसका राजनीतिक मायने है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन को अब संदेश बहुत स्पष्ट है कि उनको सुधारना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने एक शब्द इस्तेमाल किया चुनाव आयोग के लिए कि आपका परसेप्शन ठीक होगा अगर आप ये करेंगे। ये एक राजनीतिक शब्दावली है जी। यानी चुनाव आयोग का जो परसेप्शन है वो बीजेपी के पार्टनर के तौर पे स्थापित हो गया है। क्या इस परसेप्शन को ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग और जिस तरीके से राजीव कुमार ने चुनाव आयोग चलाया, क्या इस परसेप्शन को ठीक कर पाएंगे? एक बात। दूसरी बात कि बीजेपी अब चुनाव सुधार और चुनाव में गड़बड़ी अब ये राष्ट्रीय मुद्दा है। अगर राहुल गांधी को प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हुई होती, दिल्ली में इतना 300 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सड़कों पर ना उतरे होते, शरद पवार और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बुजुर्ग नेता ने उतरे होते, अखिलेश यादव ने बैरिकेड न लांगा होता और राहुल गांधी ने हिरासत में मीडिया से बात न की होती, ये पूरा नहीं होता अगर ऑप्टिक्स। तो आज चुनाव आयोग आज भी सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को नहीं मानता। और लगातार संसद, इसमें एक चीज और जोड़ दीजिए, संसद परिसर में लगातार इस पर प्रदर्शन संसद परिसर में। इसलिए जैसे ये बात आई तो तुरंत जो है जो चुनाव आयोग के वकील थे राकेश द्विवेदी, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हम आधार को मान लेंगे। ये वही राकेश द्विवेदी चुनाव आयोग चुनाव सुप्रीम कोर्ट में थे जो सुप्रीम कोर्ट के 2 बार दिए गए सजेशंस के बाद भी एफिडेविट में कह चुके कि हम नहीं मानेंगे। तो ये जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए इसका असर है। दूसरा एक बड़ा असर जो हुआ है वो ये कि एक बिहार के चुनाव में एक नया मुद्दा विपक्ष के पास है जिसमें कि बीजेपी का कोई दखल नहीं है। यहाँ पे कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, यहाँ कोई बीजेपी का एजेंडा नहीं है और ये जनता के लोगों से जनता में बात पहुंच गई है। और इस पूरे 1 महीने के दौरान आप ये देखिए ना कि कितने लोगों की एजुकेशन हो गई, कितने पत्रकारों की, एक्टिविस्ट की, बिहार के लोगों की, कि किस तरीके से अपना नाम सर्च किया जाता है, एपिक नंबर क्या होता है, ये पूरी एजुकेशन जो है वो हो गई। तो एक नया मुद्दा बिहार में है। जब 17 तारीख से ये मार्च निकलेगा राहुल गांधी तेजस्वी यादव का, तो ये इसको और सीमेंट करेगा इस पूरे कैंपेन को जी, और ये लोकतंत्र के लिए बहुत मजबूती का जो है वो सबब होगा। दूसरी एक कानूनी बात सिर्फ ये कि ये अभी इसको कहें कि जो अभी हुआ है ये फर्स्ट एड है, यानी चोट लगी थी उसमें पट्टी बांधी गई है, अभी पूरा इलाज नहीं हुआ है। और पूरा इलाज का एक जो सबसे बड़ा जो जरूरत है जिसपे मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट करेगा, भाई आर्टिकल 328 संविधान का वो कहता है कि संसद कानून बनाएगी, विधानसभाएं कानून बनाएंगी। तो ये जो 11 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है या जो SIR का पूरा प्रक्रिया है, ये संविधान और कानून सम्मत नहीं है। इलेक्शन कमीशन को यह अधिकार नहीं है कि वो नागरिकता तय करे किसी की भारत में। तो ये सवाल अभी भी पेंडिंग है कि SIR, और ये सवाल नहीं आया कि पिछला SIR जब था 2 साल में, अभी ऐन चुनाव के पहले आप क्यों कर रहे हैं। तो ये सारे सवाल पेंडिंग है। एक और घटना सुप्रीम कोर्ट में हुई है, जब सेकंड टाइम आऊंगा तो उसकी चर्चा करूंगा। वो EVM से रिलेटेड है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में EVM से चुनाव का नतीजा पलट गया। जी जी जी, बिल्कुल। शुरुआत में डॉक्टर राकेश पाठक जी ने ये बात रखी है और कल ये घटना घटी थी सुप्रीम कोर्ट में। और सबसे मजेदार चीज है कि यही जस्टिस सूर्यकांत ही मंगवाए थे, जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में ही ये घटना घटी है। इसलिए बहुत इस पे हम लोगों ने कल भी विस्तार से चर्चा की थी। हमारे इसी चैनल पे वीडियो भी है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। और सेकंड राउंड में आएंगे तो जरूर आप बात कीजिए इस पे। प्रशांत जी, जल्दी से आना चाहता हूं। शकील जी, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, तमाम लोगों ने SIR के खिलाफ पटना में पहला प्रदर्शन किया था, आपको याद होगा।
इसके बाद यहां से शुरुआत होती है। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में 11 याचिकाओं के साथ आता है। इस पे धुआंधार इस पर बहस होती है। सबसे पहली बहस इसकी होती है 10 जुलाई को। 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में, उस समय सुधांशु धूलिया थे, जस्टिस सूर्यकांत नहीं थे। जस्टिस सुधांशु धूलिया अब चूंकि रिटायर हो चुके हैं, तो उन्होंने उस समय कहा था, और मुझे जहां तक ध्यान है कि डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि इसमें 3 चीजों को जुड़वा दीजिए। 3 चीजें क्या जुड़नी चाहिए? पहला आधार, दूसरा एपिक कार्ड और तीसरा राशन कार्ड। 2 पे बात आके अटकी थी। सजेशन मिला था इलेक्शन कमीशन को, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया। दूसरी सुनवाई हुई 10 के बाद 28 तारीख, 29 तारीख को कुछ नहीं हुआ। फिर सुनवाई 12 अगस्त से शुरू हुई, 13 अगस्त, आज 14 अगस्त, 3 दिन की सुनवाई। तीसरे दिन यहां जब फैसला लिखा जा रहा था तो राकेश द्विवेदी जी बैठ गए। वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि फैसला उनके खिलाफ लिखा जा रहा था। फैसला इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लिखा जा रहा था। और फैसला लिखे जाने से पहले जब राकेश द्विवेदी, जो इलेक्शन कमीशन के एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट, वो आए तो वो कहानियां बताने लगे, भारत के राजनीतिक इतिहास को, भारत की आजादी के बाद के इतिहास को बताने लगे। और ये नेहरू जी से लेकर इंदिरा गांधी तक, इमरजेंसी तक, पहले राष्ट्रपति तक की बात करने लगे, बात बिहार की करने लगे, फिर बात बिहार जो है लोकतंत्र की जननी है, ये सब होने लगी। लेकिन बात ये नहीं हो रही थी कि एसआईआर में आधार कार्ड की जरूरत कितनी है। इसीलिए यहां आधार कार्ड को स्पेशली पहले लाइन में आधार कार्ड को जोड़ा गया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची ने साफ साफ उन तमाम बातों को मान लिया जो बहुत ही झल्लाहट के साथ कल प्रशांत भूषण ने जो बात कही थी कि हमें मिलॉर्ड, हमको अंतरिम राहत चाहिए। यही बात कही थी डॉक्टर सिंघवी ने भी, और यही बात कही थी बृंदा ग्रोवर ने। ये तमाम लोगों ने ये बातें अपनी रखी थी। इसीलिए यहां पर तीसरी चौथी बात जो मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूं, जहां से सवाल उठता है, पॉलिटिकल सवाल ये कि बिहार के पटना से जब शुरुआत होती है प्रोटेस्ट की, और ये शुरुआत दिल्ली के संसद मार्ग पर जाकर भी रुकती नहीं है। 300 से ज्यादा सांसद, आपने देखा, आप कवर कर रहे थे, 300 से ज्यादा सांसद जो हैं संसद मार्ग के पुलिस थाने में गिरफ्तार किए जाते हैं, हिरासत में लिए जाते हैं। और उसके अलावा बहुत सारी तस्वीरें आप लोगों ने देखी। लेकिन एक सबसे बड़ी बात आज तक, आज की तारीख तक, अब जबकि संसद की कार्यवाही जो है कुछ दिनों की है, जो जिसकी शुरुआत होगी अभी 17 तारीख से, जो कुछ दिनों की, 18 तारीख से, सोमवार से कुछ दिनों की है, लेकिन अभी तक एसआईआर पर चर्चा कराने के लिए सरकार तैयार नहीं है। क्या ये इस आदेश के बाद एक प्रेशर बनते हुए आप देखते हैं संसद भवन में? जी राजीव जी, निश्चित ही रूप से प्रेशर बनेगा। देखिए, ये जो सारा का सारा घटनाक्रम हुआ, उसमें जो सबसे मुख्य पॉइंट है वो ये कि संविधान सबसे बड़ा है, और उस संविधान में चेक और बैलेंस की जो व्यवस्था है उसके बाहर कोई भी नहीं जा सकता है। राहुल ने यही कहा था। राहुल हमेशा जो संविधान को लेके खड़े रहे, अपने हाथ में उसकी लाल कॉपी दिखाते थे, वो यही संदेश सबको देते थे। लेकिन देश में एक डर का माहौल था, और वो डर का माहौल जो है, कल आपने देखा कि राहुल ने किस तरह कहा था पुणे की एक कोर्ट में, जब उनके वकील ने एक लिखित में दे दिया था, तो राहुल ने कहा कि मैं किसी से नहीं डरता, मैंने किसी को यह कहने का अधिकार नहीं दिया। और ये सारे के सारे मैसेज जो है ये एक साथ सम्मिलित होके जा रहे थे। देखिए, जो डर का माहौल था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था, मगर हम लोग उसको थोड़ा समझ नहीं पा रहे थे कि कहां हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आज जो हुआ, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, तो हमें लगता है कि एक बड़ा मैसेज जाएगा देश के अंदर, कि लोग समझेंगे कि जिस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वो सबसे ज्यादा शक कर रहे थे, वो भी किसी चेक और बैलेंस से बाहर नहीं है। उसे भी संविधान के तहत ही काम करना पड़ेगा, नियम और तरीके से और कानून से ही काम करना पड़ेगा। अगर वो जाएगा तो उसके लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। तो ये जो आज का फैसला है,
ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सिर्फ एसआईआर को लेके नहीं है, कल वोट चोरी के मामले में भी चुनाव आयोग को इसी तरह के किसी फैसले के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यहां बिहार में वोट काटे गए थे, वहां कर्नाटक में वोट जोड़े गए। सबका मतलब एक ही है कि चुनाव को किस तरह से प्रभावित किया जाए और उसे बीजेपी की तरफ मोड़ा जाए जी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि आपके खिलाफ एक नैरेटिव था चुनाव आयोग, उसे दूर कर दीजिए अब आप। वो जो नैरेटिव और पर्सपेक्शन की बात चुनाव आयोग के लिए कह रहा है सुप्रीम कोर्ट, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है। खुद सुप्रीम कोर्ट के लिए भी नैरेटिव है, उसके लिए भी एक पर्सपेक्शन है, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए उसको भी तोड़ना जरूरी था। इलेक्टोरल बॉन्ड में उसने तोड़ा था, फिर वो बन गया। तो देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन सबके लिए एक बहुत ही मुश्किल समय है। अभी आपको मालूम होगा कि शायद आज या कल एक टीवी प्रोग्राम आने वाला है जिसमें हमारी सेना की 3 ऑफिसर्स जो हैं अपनी यूनिफॉर्म में अमिताभ बच्चन के साथ आएंगी जी। एक मनोरंजन चैनल के ऊपर सेना कभी यूनिफॉर्म पहन के आई हो, यह आज से पहले कभी नहीं हुआ। बहुत ही गंभीर घटना है, लेकिन अब यह असर पड़ेगा धीरे धीरे। वो अपनी मर्जी से नहीं आ रहे हैं, उन पर प्रेशर डाला गया है। पहले वायुसेना चीफ से खिलाया गया, फिर आर्मी चीफ से खिलाया गया। तो ये सारी की सारी जो चीजें हो रही थी पिछले 11 साल से, ये 240 पे रुकने के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, सीजफायर करने के बाद, वो तमाम कारणों से जो हम देख रहे हैं, जिसका भी हम लोग सब जिक्र कर चुके कि रोज संसद में एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन, जो आपने बताया कि बिहार के अंदर राहुल और तेजस्वी यादव का चुनाव आयोग के दफ्तर पे वहां चुनाव कार्यालय जो होता है, राज्य चुनाव कार्यालय, उस पर प्रदर्शन, राहुल का 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था ही। आपको याद है कि उसमें राहुल गांधी ने कहा था कि मैं जनता से उम्मीद कर रहा हूं। यह अपने आप में इनडायरेक्टली बाकी संस्थाओं पे एक बहुत बड़ा कटाक्ष भी था कि मैं नहीं कर रहा आप लोगों से उम्मीद, मत करिए, आपको जो करना है करिए, लेकिन जनता सबसे ताकतवर है, मैं इस जनता से और युवा से अपील कर रहा हूं। और अभी आपने एक छोटा सा वीडियो दिखाया राहुल गांधी का, जो अपने 17 तारीख के प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें युवा की बात कर रहे हैं। वो सिर्फ बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही मैसेज से भरा हुआ, एकदम पेना शार्प, उसमें सिर्फ युवा की बात कर रहे हैं कि युवा आगे आओ। तो राहुल ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा था कि मैं जनता से और युवा से उम्मीद कर रहा हूं। मैंने सारा का सारा कर्नाटक का मामला, महादेवपुरा का मामला, वोट चोरी का मामला आप लोगों के सामने रख दिया। तो ये जो है चेंज जो है अब शुरू हो रहा है, और बहुत ही अच्छी तरह से चेंज शुरू हो रहा है। ये देखिए, आपने एक बात कही थी, हमने उसको आगे बढ़ाया था। आपने कहा था कि ये एसआईआर के जरिए अगर धांधली करने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो बिहार में यह माहौल बन गया है कि अब इनकी एक बात भी नहीं चलेगी। और देखिए, वही होने जा रहा है। राजनीति में सबसे बड़ी चीज माहौल होता है। कांग्रेस 2014 में हारी थी, मगर उससे पहले 2011 से आरएसएस ने अन्ना हजारे के द्वारा माहौल बनाना शुरू कर दिया था। यह जो माहौल बना बिहार के अंदर कि ये हमारे वोट को हटा के जीतने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हमारे 65 लाख वोट हटा भी लें तो बाकी जितने वोट हैं वो बजिद हो जाएंगे कि अब हम तुम्हें नहीं जीतने देंगे। और ये सारे जो हम कह रहे हैं सम्मिलित, कई कोनों से एक एक चीज निकल के सामने आ रही थी, और ये सम्मिलित रूप से चुनाव आयोग के खिलाफ आज के फैसले से जो सुप्रीम कोर्ट का है उससे ये साबित हो गई है। देखिए, हेडलाइन मैनेजमेंट अब बीजेपी का काम नहीं कर रहा है, मोदी जी का होता है। वो कोई नई ट्रिक वो ला नहीं पा रहे हैं। जिस 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले इस बात की बहुत खबर थी कि कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, कहा गया था, मगर वो नहीं हुआ। और 7 अगस्त से आज 14 अगस्त आ गया, कुछ भी नहीं कर पाए वो। क्यों? क्योंकि जब आदमी मोर्चे पे मोर्चे हारता चला जाता है तो वो जो चाहता है वो हो भी नहीं पाता है। आज मोदी जी की छवि पे भी लगातार गिरावट आ रही है, और उनका जो आत्मविश्वास है उस पर भी आ रही है। और दूसरी तरफ आप राहुल गांधी को देखिए, राहुल गांधी के खिलाफ फिर प्रचार शुरू कर दिया कि राहुल गांधी ऐसे वैसे और तमाम जो करते रहते हैं।
लेकिन राहुल गांधी पे उसका कहीं कोई असर नहीं हो रहा है, और न राहुल गांधी के समर्थकों पे हो रहा है, न विपक्ष में हो रहा है। विपक्ष की एकता जिस तरह से मजबूती के रूप में हमें उस दिन संसद से और चुनाव आयोग के मार्च में दिखी, उसके बाद राहुल के डिनर में दिखी, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के डिनर में दिखी, तो वो जो है इनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। तो आप जो कह रहे थे कि ये जो हुआ आज का, इसका क्या असर होगा, निश्चित ही रूप से 18 तारीख को जब संसद शुरू होगी तो सरकार इस पे चर्चा की मांग मान सकती है। हालांकि 18 को शुरू होने के बाद वैसे तो घोषित प्रोग्राम के अनुसार 21 तक है, 18 से 21 तक, लेकिन लगता नहीं है कि वो अब ज्यादा चल पाएगी। हो सकता है 2 दिन चल के भी साई अंटाई हो जाए, अनिश्चितकाल में स्थगित हो जाए। सरकार के जो काम थे वो सरकार ने करीब करवा लिए हैं, थोड़े से और बचे हैं, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वो जिस तरह से उसने ऑपरेशन सिंदूर में चर्चा कराई उसी तरह वो SIR पर भी चर्चा करवा ले। क्यों? क्योंकि अब बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चीज जो है अपनी इमेज बचाने की है। बिल्कुल, इमेज बनाने की चुनौती तो खत्म हो गई, इमेज बन तो अब नहीं रही है, लेकिन जो बची खुची है उसको बचाना भी अब बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा, उस पर शायद चर्चा भी हो चुकी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव हुआ जी जी, वही बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गया। और आज जिस तरह से राजीव प्रताप रूडी ने एक ट्वीट किया है, एक एक का नाम लिख के कांग्रेस और फलाना दल और ये दल और ये सबका चुनाव जीता है, तो राजीव प्रताप रूडी ने आज एक कदम आगे बढ़ा के अमित शाह को थोड़ा सा आंखें मिलाई हैं उनसे। हम ये नहीं कहते कि चुनौती दी है, बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन उनसे आंखें मिलाई हैं। नजर मिला के बात करिए। राजीव प्रताप रूडी जहाज उड़ा सकते हैं, चला सकते हैं, गृह मंत्री भी करा सकते हैं, गृह मंत्री जी नहीं चला सकते, लैंड भी करा सकते हैं, लैंड भी कराया उन्होंने जी, लैंड भी करा सकते हैं। आप तो जानते हैं कि वो बिहार की बड़ी शख्सियत है, वो जी सामाजिक रूप से भी हैं और चुनाव भी जीतते हैं, कई कई कारणों से हैं। तो आज जैसे कि चुनाव हो गया था, बात खत्म हो गई थी, लेकिन आज जिस तरह उन्होंने ट्वीट किया वो वही है कि नजर नजर से मिला के सलाम कराया जी। तो वो आज जो है नजर नजर से मिला के उन्होंने आज सलाम किया है, और ये बहुत बड़ी बात है। और इसका कारण एक ही है जो हम कहते हैं कि देखिए दर कम होने लगा है जी, और दर जब कम होने लगा है तो उसको थोड़ा समझना पड़ता है कि कहां कम हो रहा है, कैसे हो रहा है, और उसका असर सारी संस्थाओं में पड़ेगा, एक पे नहीं पड़ेगा, खुद बीजेपी के अंदर भी पड़ेगा। तो ये सारी चीजें एक नई शुरुआत है और अच्छी शुरुआत है ये। और अब देखना सिर्फ इतना सा है कि विपक्ष अपनी एकता को मजबूत पूरी तरह रख पाता है या नहीं। अगर विपक्षी एकता मजबूत रही तो अब कोई भी चीज जो है वो बिहार का चुनाव जो है बीजेपी को नहीं जीतने देगी। इसका आंसर भी आप ही दे सकते हैं कि विपक्षी एकता तो इतनी मजबूत अभी दिखाई दे रही है, इतने इंटैक्ट की। अब देखिए आम आदमी पार्टी जो इंडिया गठबंधन से बाहर है वो इस मसले पे साथ साथ नजर आता है, और अभी मल्लिकार्जुन खड़गे की डिनर पार्टी में आम आदमी पार्टी के नेता भी पहुंचे हुए थे। तो इससे बेहतर और एकता क्या देख सकते हैं आप, जबकि एक बाहर गई हुई पार्टी जो है वो अंदर आते हुए दिखाई दे रही है। खैर चलेंगे, इस पे बात करेंगे। शकील जी, जरा फराज शाकिब जी के पास आना चाहता हूं। बिहार से जुड़े हुए हैं शाकिब जी, और बिहार के घटनाक्रम SIR को लेकर यहाँ दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट, जो दिल्ली में अपना देश का सुप्रीम कोर्ट है, उसमें जो गहमा गहमी चली, इसका कितना असर बिहार पे पड़ने जा रहा है? आप तो अभी जरूर खुश होंगे क्योंकि आपके जानने पहचानने वाले बहुत लोगों के नाम कट गए हैं कि हैं, ये भी पता नहीं था। अब तो सर्चेबल यानी एक्सेसिबिलिटी और सर्च इंजन के साथ, जिसमें एपिक नंबर डालिए और पता कर लीजिए कि किसका नाम है नहीं है, ये सब कुछ मंगलवार से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया। मंगलवार यानी 19 तारीख से ये लाइव रहना चाहिए, और हर अखबार में इसका विज्ञापन, हर चैनल पे विज्ञापन, सोशल मीडिया पे विज्ञापन, सब का आदेश में ये सब कुछ लिख के आया है। कितना क्या रिएक्शन इसका है? तुरंत आनन फानन में तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन बिहार की जनता, क्योंकि ये मामला पॉलिटिकल नहीं है, मामला आपका है, हमारा है, हम सब का है, देश की जनता का है, कितना असर, कितनी खुशी इसमें? आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। हाँ राजीव भाई, राहत इंदौरी साहब ने एक बार कहा था, बड़ा गुरूर था दरिया को अपने होने पर, मेरी प्यास से जो उलझा तो धज्जियां उड़ जाएं।
तो आज सुप्रीम कोर्ट में यही हुआ है। और मैं आप दोनों को, आपको और अमरिंदु भैया को, तीनों दिन मैंने लगातार लाइव सुना है, पूरी डिबेट सुनी है। और कल जिस तरह से आप लोग भी थोड़ा सा निराश हो रहे थे, मैं भी थोड़ा सा निराश हो रहा था, लेकिन आज जब आप आदेश को पढ़कर सुना रहे थे राजीव भाई, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। और मुझे लग रहा था कि मैंने आपको आपके शो में ही कहा था कि मेरे जो 11 डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं उनमें से 5 मेरे पास हैं। पासपोर्ट है, 10th का सर्टिफिकेट है, पिताजी का पेंशन ऑर्डर है, आवासीय है, जाति प्रमाण पत्र है। 5 डॉक्यूमेंट मेरे पास है। लेकिन मुझे उसकी चिंता है जिसके पास आधार के सिवा कुछ भी नहीं है। और वो गरीब जो मेरी दुकान के सामने खोमचा लगाता है, मूंगफली बेचता है शाम को घंटे भर और 100 रुपए लेके घर जाता है, वो आवासीय बनाने जाएगा अगर, तो उसके 500 रुपए ब्लॉक में सेवा शुल्क के तौर पे उसको देने पड़ जाएंगे और 2 दिन उसके बच्चे को भूखा रहना पड़ेगा। वो क्या करेगा? आज जब सुप्रीम कोर्ट ने लिखित ऑर्डर दिया है आदेश को मानने को, आधार कार्ड को लेकर के, आप यकीन मानिए SIR को लेकर के जो बिहार की जनता के अंदर जो बेचैनी थी, वो बेचैनी, वो जो परेशानी जिसको आप अफरा तफरी का आलम बोल सकते हैं, उस अफरा तफरी के आलम में जरूर कमी आई है। और 2 दिन से जिस तरह से पॉलिटिकल लीड लेने की, नैरेटिवली लीड लेने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रहा था पिछली 2 सुनवाइयों में, 12 और 13 की जो सुनवाई कोर्ट में हुई जिसमें याचिकाकर्ताओं ने अपनी दलील रखी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है उसको काउंटर किया गया, जो भी किया गया उसको लेकर के जिस तरह से गोदी मीडिया खबरें प्लांट कर रहा था, परसों उसने चलाया कि आधार कार्ड को लेकर के चुनाव आयोग के रुख को सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना है। और ये तमाम चैनल चला रहे थे और उसको भाजपा के छर्रे भी चला रहे थे, व्हाट्सएप पर और इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। कल भी वही चीज चला। मुझे लगा कि अगर आज कोई इंटरिम ऑर्डर नहीं आता है याचिकाकर्ताओं के पक्ष में, तो भारतीय जनता पार्टी को मॉरल विक्ट्री थोड़ा सा मिलती हुई दिखाई दी। लेकिन आज जिस तरह का ऑर्डर आया है, जिस तरह से इंटरिम रिलीफ दिया है सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में, आप यकीन जानिए कि विपक्ष की एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत हुई है। और जनता के अंदर जो बेचैनी थी, जनता, देखिए जनता इस बात को समझ रही है, जनता को चुनाव आयोग से गुस्सा नहीं है, जनता मोदी से गुस्सा है। एक एक व्यक्ति जो रिक्शा चलाता है, खोमचा चलाता है, 9वीं फेल 7वीं 5वीं कक्षा तक पढ़ा हुआ एक व्यक्ति जो है चाय की टपरी पे बैठ के जो राजनीति की बहस करता है बिहार में, उसको यह पता है कि यह मोदी और शाह करवा रहा है। यह सबसे बड़ी बात है। और उसको लेकर के जो है आज आप देखेंगे कि राहुल गांधी की यात्रा पर इस पूरे ये जो आपको जो सोच बनी है, जो इसको जनता ने इस तरह से रिसीव किया है, उसका असर आपको राहुल गांधी की यात्रा में आपको देखने को मिलेगा। और जब 19 तारीख को यह लिस्ट आ जाएगी, 17 से राहुल गांधी की यात्रा है, 22 को फिर सुनवाई होनी है, 22 को देखते हैं कि उसमें क्या डेवलपमेंट होता है। लेकिन एक बात तो यह तय हो गई कि चुनाव आयोग जो मैलिफाइड इंटेंशन से यह तमाम एक्सरसाइज कर रहा था, उसका आज पर्दाफाश कर दिया है चुनाव आयोग ने अपने इंटरिम ऑर्डर में। और वो बात बिहार की जनता के मतलब जमीनी स्तर तक वो बात जा चुकी है कि किस तरह से जो हमारे वोट का जो अधिकार है उसको छीनने की कोशिश हो रही थी। और आप यकीन मानिए कि ये जो 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं चुनाव आयोग ने, जो जिसको काटे हैं और जिसके बारे में चुनाव आयोग बजिद था कि हम नाम नहीं बताएंगे, हम कारण नहीं बताएंगे, और अब उसको नाम और कारण बताना पड़ेगा। अगर उस 65 लाख में से 20 लाख भी वापस आ गए तो आप यकीन मानिए कि भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोजपा और जीतन राम मांझी जी के कार्यकर्ताओं को गांव में, बस्तियों में मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। जिस तरह से ये लोग बैठ के टीवी चैनलों पर कुतर्क कर रहे हैं, SIR के पक्ष में दलीलें दे रहे हैं। मैं देखता हूं गोदी मीडिया के चैनल को, एक RJD का प्रवक्ता होता है, एक कांग्रेस का प्रवक्ता होता है, और उधर से एक RSS का चिंतक होता है, एक मांझी जी की पार्टी का प्रवक्ता होता है, एक लोजपा आर का प्रवक्ता होता है, एक जदयू का प्रवक्ता होता है, एक भाजपा का प्रवक्ता होता है और एक एंकर खुद होता है। तो इतने लोगों को जो है, इतने लोग जो कुतर्क कर रहे हैं इस पूरी जो एक्सरसाइज है, जन विरोधी एक्सरसाइज मैं इसको बोलता हूं, उसके खिलाफ जो मतलब उसके पक्ष में जो कुतर्क कर रहे हैं, इनको अब मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। अभी जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर दिया है, ये बहुत बड़ी रिलीफ मिली है बिहार की गरीब जनता को। मैं साधन संपन्न लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, साधन संपन्न लोगों का नाम तो वैसे भी नहीं कट रहा था। इससे सबसे ज्यादा अगर कोई सफर कर रहा था तो वो जो डिप्राइव कम्युनिटी है वो सफर कर रही थी। उसके अंदर एक बहुत सुकून की बात है कि एटलीस्ट उसके पास एक दस्तावेज जो आधार कार्ड है वो उसके पास है, और अब आधार कार्ड को चुनाव आयोग को बतौर दस्तावेज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करेगा,
क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, अब तो लिखित रूप सवाल से ही ये नहीं, आदेश दिया अब तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अब तो आदेश है, लिखित आदेश है, और मैं उसकी वही कह रहा हूं, सहमति मैं वही कह रहा हूं। जताते हुए साफ साफ कि जैसी सहमति जताई है उसमें लिखा हुआ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जैसी सहमति जताई है उस आधार पर यह आदेश, और आदेश में नंबर 1 आधार कार्ड का उपयोग करना होगा। आधार कार्ड लेकर कोई भी आएगा, मतलब आप इन 11 दस्तावेजों में से एक दस्तावेज आधार कार्ड को मानेंगे। 11 मतलब 12वां रख लीजिए इसको, लेकिन आधार कार्ड रहेगा, 12वां आधार कार्ड रहेगा। 11वां इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि वहां एनआरसी नहीं है, एनआरसी को भी जोड़ रखा है। ये 11 डॉक्यूमेंट में से एक एनआरसी को भी जोड़ रखा है, जो बिहार में है ही नहीं। यही तो इंटेंशन समझ में आता है राजीव भाई, यही तो इंटेंशन समझ में आता है कि क्या इरादा है इनका, क्या इरादा है इनका। जब एनआरसी हुई नहीं है तो आपने 11 दस्तावेजों की सूची में उसको कैसे शामिल कर रखा है एनआरसी? बिल्कुल, इसका मतलब है कि आप एनआरसी भी करवा रहे हैं, आप पर्दे के पीछे कोई और खेल चल रहा है। तो ये बहुत बड़ी राहत की बात है बिहार की जनता के लिए, और मुझे पूरा यकीन है राजीव भाई कि उस 65 लाख में से बहुत बड़ी संख्या में लोगों की वापसी जो है मतदाता सूची में हो जाएगी। और मुझे एक और उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत लंबी है। जिस तरह से 3 दिन बहस चली है, संवैधानिकता पर बहस चली है कि आपको अधिकार है कि नहीं है, ये इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, इसको आपको किस तरह से करना है, कितनी ट्रांसपेरेंसी लाई जा सकती है, उसको लेकर के जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में 3 दिनों तक बहस चली है, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आने वाली जब सुनवाई होगी, जो नेक्स्ट फ्राइडे है 22 तारीख को जब सुनवाई होगी, तो संभवतः कोर्ट यह भी कह सकता है कि आप अभी का जो विधानसभा का चुनाव है, 2025 का जो विधानसभा चुनाव है, वो आप उस मतदाता सूची पर करवाएंगे जो आपने जनवरी में प्रकाशित कर लिया है, और आप इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर सकते हैं आप, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस। और अभी हो सकता है, अभी 10 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 10 लाख लोगों से ज्यादा बाढ़ से प्रभावित हैं बिहार के अंदर में जो लोग हैं। आज हमारे यहाँ जो अखबार आता है उसके पहले पन्ने पर खबर छपी है, बारिश भी हो रही है यहां से लगातार, और 18 तारीख तक बारिश की फोरकास्टिंग है। राजीव भाई, पहले पन्ने पर एक खबर थी, मेरी आंखों में आंसू आ गए कि रात भर उन गरीब बच्चों ने प्लास्टिक ओढ़ करके रात बिताई है। नीचे भी उनके घरों में पानी है, वो नीचे नहीं जा सकते हैं, आधा घर उनका पानी में डूबा है, वो छतों पर बैठे हैं और छत से भी आसमानी आफत टपक रही है, उसके लिए उनको प्लास्टिक ओढ़ करके उन गरीब बच्चों को पूरी रात बितानी पड़ी है। हम तो बिस्तर पे सोए थे, कूलर में और एसी में सोए थे। मुझे लगा कि अगर इसको जरा बताइए, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग कह रहा था कि बिहार को बाढ़ग्रस्त कहते हैं, बिहार को गरीब कहते हैं, बिहार को पिछड़ा कहते हैं, बिहार को पता नहीं क्या समझ रखा है। उसके बाद कहते हैं कि ये एडीआर जो है वो दिल्ली में बैठकर बिहार का खनन कर रहा है, बिहार के डाटा का खनन कर रहा है, माइनिंग, डाटा की माइनिंग कर ररहा है। ये सेंटेंस मैं कुछ भी यहां अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये सेंटेंस मिर्जापुर एक गैंग्स ऑफ वासेपुर एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक मूवी है, हम सब लोगों ने देखी होगी उसको। उसमें पीयूष मिश्रा कमरा बंद करके खुद को कोड़ा मारते हैं। एक सीन होता है जिसमें कोड़ा मार रहे होते हैं। मुझे लगता है राकेश द्विवेदी अभी इस वक्त वही कर रहे होंगे कि कमरा बंद करके खुद को कोड़ा मार रहे होंगे पीयूष मिश्रा की तरह, कि मैं कहां फंस गया था जाकर के चुनाव आयोग के चक्कर में। जितनी फजीयत उनकी हुई है, उनके पूरे करियर में उतनी फजीयत नहीं हुई होगी उनकी, मुझे लगता है। जहां तक राकेश द्विवेदी जी के बारे में मैं जानता हूं, अच्छे वकील माने जाते हैं, अच्छे वकील माने जाते हैं, लेकिन उनको किस तरह से आज बेइज्जत होना पड़ा, उनके पास कोई तर्क नहीं था। आप देखिए, और गोपाल शंकर नारायणन ने जो बात कही, राजीव भाई आप ही के मुंह से मैं सुन रहा था, बता रहा हूं कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए वेबसाइट पर कि मैंने क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसका भी हमको पता चले, कि मैंने पासपोर्ट दिया है, कि मैंने आवासीय दिया है, कि मैंने कौन सा कागज दिया है, उस डॉक्यूमेंट की भी मुझे जानकारी मिलनी चाहिए अगर मैं अपना एपिक नंबर डाल के सर्च करता हूं तो। बिल्कुल। तो अब जो है असली परीक्षा जो है राजीव भाई, अब हम लोगों की शुरू होने जा रही है। जब ये सूची आ जाएगी फिर हम लोगों को ढूंढेंगे और फिर उनका नाम जुड़वाने की हम लोग कोशिश करेंगे, ऐसे लोगों को लेकर के। ये अब हम लोगों की परीक्षा अगले हफ्ते से समझिए शुरू हो जाएगी। आधार कार्ड लेकर जाइए और करवाइए। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है कि आखिर बीएलओ किस हैसियत से रिकमेंडेड और नॉन रिकमेंडेड लिख रहा है, ये भी है। जल्दी से जी एक खबर राजीव भाई और दे देता हूं सभी दर्शकों को। आज बेतिया में एक चनपटिया ब्लॉक है, कम से कम सैकड़ों बीएलओ ने आज जो है इस पूरी एसआईआर का बहिष्कार किया है। मतलब वो मीटिंग ले रहे थे डीडीसी साहब थोड़ा अफसरशाही में ज्यादा रौला में आ गए और एक बीएलओ को उन्होंने गाली दे दी, लिटरली उन्होंने गाली दे दी
उसके विरोध में तमाम बीएलओ बैठक छोड़ करके बाहर निकल गए, मैदान में आ गए, प्रखंड सभागार के मैदान में आके नारेबाजी करने लगे और उन्होंने कहा कि जब तक डीडीसी साहब माफी नहीं मांगेंगे हम लोग दोबारा इस प्रक्रिया में हाथ नहीं लगाएंगे। तो अब चूंकि बीएलओ बहुत गुस्से में है, समझिए बीएलओ का चलना मुश्किल हो रहा है सड़कों पर। जिसका नाम नहीं कटा है वो अलग रगेद रहा है, जिसका दस्तावेज नहीं जमा हुआ है वो अलग रगेद रहा है, और वो बेचारा परेशान पड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। तो आप समझिए ये बड़ी बात है, इसको समझना पड़ेगा, उनके स्टेट ऑफ माइंड को भी हमको समझना पड़ेगा। जो बीएलओ है वो तो बेचारा न्यूनतम लेवल का कर्मचारी है, जो स्कूल का टीचर है। कोई बीडीओ आके हड़का दे रहा है, सीओ आके हड़का दे रहा है, डीडीसी हड़का दे रहा है, डीडीसी मां बहन की गाली दे रहा है। उनको टारगेट भी दिया गया है कि 100 फॉर्म कम से कम जमा कीजिए रोज का, जबकि 40 से ज्यादा नहीं कर सकते। ये भी आज सुप्रीम कोर्ट में इस बात की भी चर्चा हुई। खैर इस पे करेंगे हम चर्चा। आते हैं, थोड़ा आपको रोकना चाहता हूं जल्दी से। अमलेंदु जी आपके पास आना चाहता हूं, फिर जल्दी डॉक्टर साहब के पास आना चाहूंगा क्योंकि उनको जाना भी है। इसलिए अमलेंदु जी जल्दी से, बहुत सारी बातें हम लोग कर चुके हैं, उस पर नहीं जाएंगे और हमारे तमाम दर्शक साथी जो हैं वो समझते हैं, सुन चुके हैं, एक एक बात रच चुके हैं। लेकिन यहां से पॉलिटिकली विपक्ष को कितना गेन हुआ आप देखते हैं पॉलिटिकली। इस एक बहुत बड़ी जीत विपक्ष की, मैं जान रहा हूं, हम लोग देख रहे हैं सन्नाटा छाया हुआ है गोदी मीडिया में, सन्नाटा। चीन की बात कर रहे हैं, जापान की बात कर रहे हैं, रशिया और अमेरिका की बात कर रहे हैं, यहां की बात करेंगे ही नहीं कर सकते, सन्नाटा है। लेकिन पॉलिटिकली कितना गेन राहुल गांधी को, जो कल तक निकाल रहे थे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इस्तीफा दो, आज सब गायब हैं। राजीव जी, ये तमाचा जो है चुनाव आयोग के गाल पे भी पड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के गाल पे भी पड़ा है, और ये जो बंधक मीडिया है इसके गाल पर भी पड़ा है। ये तीनों जो है, इनके तीनों के गाल पे करारा तमाचा पड़ा है। और राजीव जी, कल मैंने इसी न्यूज पॉइंट में टिप्पणी की थी कि फैसला चाहे जिसके भी पक्ष में आए, लेकिन आएगा कानून के अंतर्गत आएगा और संविधान के अंतर्गत आएगा। तो अब सुबह भी मैंने राजीव जी टिप्पणी की थी, जब हम लोग लाइव कर रहे थे, कि जो भी फैसला होगा वो ये बताना होगा कि किस आधार पर ये आ रहा है। अगर चुनाव के पक्ष में आता है तो ये बताना पड़ेगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव को अधिकार प्राप्त है, और अगर प्राप्त नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इस पे राजीव जो आया है वो कानून के अंतर्गत आया है, और इससे बाहर सुप्रीम कोर्ट भी जा नहीं सकता था। और जो हम लोगों ने कहा था कि चूंकि संविधान का कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट है, तो उसको यह साबित करना होगा कि वो संविधान का कस्टोडियन है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है राजीव जी, वो उसने अपना वो धर्म निभाया है कि वो संविधान का कस्टोडियन है, सिर्फ इतना किया है। तो इसलिए अब जाहिर सी बात है कि चूंकि एक ऐसे समय में जिस समय घोर कलयुग हो और बताया जाता है कि कल की अवतार जो है वो आ गए हैं, और तब राजीव जी जब सारी संवैधानिक संस्थाएं जो सिर के बल खड़ी हों, तो ऐसे समय में अगर सुप्रीम कोर्ट अपना संवैधानिक हक अदा कर रहा है तो ये भी एक बड़ी प्रशंसा की बात है राजीव जी। वरना लोया बनने का खतरा किसको नहीं लगता है। तो लेकिन राजीव जी अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं, अब लोया बनने के खतरे भी दूर हो जाएंगे, क्योंकि लोया बनाने वाले अब किसी को अगर लोया बनाने की कोशिश करेंगे तो परिस्थितियां दूसरी पड़ जाएंगी, तो मामला उलट भी सकता है। तो ये भी चीजें हो रही हैं, क्योंकि राजीव जी जनता तय करती है, किसी को लोया बनाने की शक्तियां ऊपर से प्राप्त नहीं हो जाती हैं, और ये जो शक्तियां होती हैं ये जनता से प्राप्त होती हैं। जनता जब आपके खिलाफ खड़ी हो जाती है तब चीजें बहुत दिक्कत वाली हो जाती हैं। आज जनता जो है राजीव जी इन वोट चोरों के खिलाफ उठकर खड़ी हो गई है, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ने लगा है। आप आम आदमी से सड़क पर बात कीजिए, वो यही कहता हुआ मिल जाएगा ये वोट चोर है और इनको जनता वोट नहीं देती है, चोरी के वोट से बने हुए। तो विपक्ष को राजीव जी एक बड़ा माइलेज मिला है, और एक लड़ाई जो अभी तक हम लोग जिसकी लगातार चर्चा करते थे, संसद से सड़क तक, सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक, हर मोर्चे पर लड़ाई लड़नी होगी। तो एक मोर्चे पर आज जो है आप उसे आंशिक फतेह कह सकते हैं। अब राजीव जी आज इंटरिम चीजें तो कर दी गई कि भाई आप ये दीजिए वो दीजिए, लेकिन ये भी कहा गया है आदेश में साथ साथ कि अगर आप किसी का नाम काटते हैं तो नाम काटने का आपको कारण बताना पड़ेगा, आपको उसका प्रचार करना पड़ेगा, और सब बताना पड़ेगा कि आपने इसका नाम क्यों काटा है। तो राजीव जी अब 65 लाख लोगों के बताने पड़ेंगे, और आगे भी अगर इन जो बता दिया आपने कि 7.24 करोड़ नाम आ गए हैं, इनमें से अब किसी एक का भी नाम राजीव जी का कटता है तो ये बताना पड़ेगा चुनाव आयोग को कि इसका नाम क्यों काटा जा रहा है। और ये भी बताना है कि जो अनुशंसित नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शुक्रवार को जब आप आएंगे तो जो अनुशंसित नहीं है उसका कारण बताएंगे आप कि अनुशंसित नहीं है का कारण क्या है। तो राजीव जी चुनाव आयोग बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है। जो फलना शाकिब कह रहे थे कि जमीन पर आदमी यही मान रहा है कि ये मोदी शाह है इसके पीछे, चुनाव आयोग तो कुछ है ही नहीं। और ये राजीव जी बात सब जगह है। राजीव कुमार जी हैं, चूंकि बोलते बहुत थे तो उनके बोलने से बात अच्छी तरह हो चुकी है कि ये बीजेपी के एजेंट हैं। ज्ञानेश कुमार जी बोलते नहीं है, सिर्फ अपना फोटो चिपकवाते हैं,
ट्विटर हैंडल पर, लेकिन उससे भी ये साबित होता है जिस तरीके से वो ठप्पे लगते हैं मोहर लगाने, मिसलीडिंग की। अब चुनाव आयोग से पूछा जाए राजीव जी, ये मिसलीडिंग का ठप्पा अब कहाँ लगेगा? जी बिल्कुल। तो ये मिसलीडिंग का ठप्पा लगना जो है, ये भी अब तमाचा जो है पलट कर जो पड़ा है, आज आया नहीं, ऐसे मिसलीडिंग वाला आज आया नहीं। रोज अब नहीं आया था, आज नहीं आया। अब नहीं तो आया इसी कोई चुनाव मिसलीडिंग का। इसी समय न्यूज पॉइंट के समय एक मिसलीडिंग का ट्वीट आ जाता था चुनाव आयोग का। जी, बिल्कुल आया था। मिसलीडिंग अभी तक नहीं आया, हाल में इंतजार नहीं कर आएगा। रहा हूं अभी तक मैं। आता है तो जरूर नहीं आया। दिखाएंगे। तो लेकिन बहुत सही आप कह रहे हैं, और यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा है जिस पे आने वाले समय में और हम चर्चा करेंगे, और शुक्रवार तक बहुत कुछ देना है। लगभग 12% लोगों के नाम नॉन रिकमेंडेबल लिखा गया है, और यानी कि इनको डिलीट कर दिया जाए, BLO ने नॉन रिकमेंडेशन में डाला हुआ है। तो ये भी कहा गया है कि अगर नॉन रिकमेंडेशन में डाला गया है तो क्यों डाला गया है, ये आप शुक्रवार को आइए तो बताइए। तो अब बताना होगा, बहुत कुछ बताना होगा। चुनाव आयोग को घिरा हुआ है, और अंतरिम राहत यहां पे पूर्ण रूप से विपक्ष जो चाहता था सब कुछ मिला है। डॉक्टर साहब, यहां पर थोड़ा पॉलिटिकल पहलू पे हम चर्चा करना चाहते हैं, और उसमें भी 17 तारीख से 1300 किलोमीटर की यात्रा पर राहुल गांधी निकल रहे हैं, तेजस्वी यादव दोनों साथ साथ रहेंगे। पूरी प्लानिंग आ गई है, किस दिन कितना किलोमीटर चलेंगे। सासाराम से लेकर पटना के गांधी मैदान में जब समापन होगा 1 सितंबर को, तब तक 1300 किलोमीटर नापना छोटी बात नहीं होगी। राहुल गांधी के लिए बहुत अब कहें तो आसान बात है, क्योंकि दक्षिण से उत्तर, पूरब से पश्चिम वो नाप चुके हैं। ऐसे में हो सकता है तेजस्वी यादव के लिए थोड़ा सा ये मुश्किल हो, लेकिन महत्वपूर्ण इसको इस हिसाब से क्या माना जाए कि बिहार के चुनाव से पहले एक यहां पर नैतिक जीत सुप्रीम कोर्ट में, और दूसरा यहां उसके तुरंत बाद 17 तारीख से कूद पड़ना जनता के बीच। कितनी मजबूती के साथ यहां पर विपक्ष को आप देखते हैं आगे बढ़ते हुए बिहार के चुनाव के लिहाज से अगर देखा जाए तो? डॉक्टर साहब, पहले 2-3 छोटी बातें कर देते हैं, फिर आपके प्रश्न पर आएंगे। एक तो शाकिब ने जो कहा कि वो पीयूष मिश्रा बंद कमरे में कोड़े अपने ऊपर बरसा रहे थे। आज की तारीख में जो वकील साहब थे राकेश द्विवेदी जी, वे अपने जिस्म पर कोड़े बरसा रहे होंगे, लेकिन उनके निशान, उन कोड़ों के निशान नरेंद्र मोदी से लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी के जिस्म पर उकेर रहे होंगे, दर्ज हो रहे होंगे, और वे अपना दर्द इस वक्त बयान भी नहीं कर पा रहे। 2 बातें और कहना चाहता हूं। मेरी जिज्ञासा है, मिसलीडिंग की आपने बात कही, रोज ठप्पा लग के आ जाता था। अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अब मेरे ख्याल से 32-36 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। अब तक क्या निर्वाचन आयोग ने अनुराग ठाकुर की जानकारियों पर ठप्पा लगाया? राहुल गांधी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके फौरन से पेशतर चंद मिनट में उन्हें नोटिस मिल गया था। क्या चुनाव आयोग ने अनुराग ठाकुर को नोटिस दिया? अंतिम तीसरी बात, फिर आपके प्रश्न पर आएंगे। तेजस्वी यादव के वोटर लिस्ट में 2 जगह नाम निकले थे, चुनाव आयोग ने, जिला निर्वाचन अधिकारी ने नोटिस दे दिया। उसके बाद विजय सिन्हा के 2 निकल आए, 2 जगह, और अब कल शाम को वैशाली की सांसद वीणा सिंह और उनके पति दिनेश सिंह जो MLC हैं, उनके 2 जगह नाम निकले हैं, 2 अलग अलग एपिक नंबर के साथ। क्या निर्वाचन आयोग ने वीणा सिंह और दिनेश सिंह को नोटिस दिया? इस संदर्भ में हमारा एक वीडियो लगा है टीवी लाइव पर, दर्शक देख सकते हैं कि आज से कई दशक पहले लाल कृष्ण आडवाणी, 90 के दशक की बात है, आडवाणी का नाम दिल्ली और ग्वालियर 2 जगह की वोटर लिस्ट में था। हमारे मित्र थे, अब दिवंगत हैं, सूर्य प्रकाश जौहरी, वकील थे, कांग्रेस के नेता भी थे। उन्होंने आडवाणी के खिलाफ केस किया था, मैंने उसे रिपोर्ट किया उस घटना को। 10 साल मुकदमा चला था, शकील साहब को याद होगा। PN लेखी अंतिम सुनवाई पर ग्वालियर आए थे आडवाणी के साथ, और अंत में आडवाणी उसमें बरी हो गए थे, क्योंकि उसमें एक टेक्निकल पेश था, जिसके चलते 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम होने पर आडवाणी पर 10 साल मुकदमा चला था। बाकी डिटेल हमारे वीडियो में दर्शक देख सकते हैं। अब आपका जो सवाल है बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए डॉक्टर साहब, राजनीतिक लोगों को, राजनीतिक दलों को अंत में जनता की अदालत में जाना होता है। वहां से जो फैसला आएगा वो ही अंतिम फैसला है। ये जो दिल्ली में बड़ी इमारत में जो अदालत है, इससे उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ इतना कि उन्हें राहत मिल जाएगी, जो गलत हो रहा था उस पर रोक लग जाएगी। राहुल गांधी 1300 किलोमीटर चलेंगे, तेजस्वी यादव उनके साथ चलेंगे,
वो जो 1300 किलोमीटर का रास्ता है वो जनता की अदालत का रास्ता है। अंतिम फैसला जनता सुनाएगी कि वे जिस जनता की और उसके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं वो ईवीएम मशीन में बटन दबाते समय क्या फैसला सुनाती है। आज की तारीख में बिहार में इंडिया गठबंधन, उसकी एकता, उसके नेताओं की सक्रियता नरेंद्र मोदी के बीजेपी और जेडीएस के गठबंधन से बहुत आगे दिखाई देता है। और जैसे ही ये यात्रा शुरू होगी बोनस होता जाएगा, उसमें नंबर बढ़ते चले जाएंगे। ऐसा भी लगता है, यद्यपि चुनाव में अभी बहुत समय है। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इतनी सारी विषम परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी और अमित शाह चैन से नहीं बैठे हो। वहां कुछ ना कुछ योजना बन रही होगी कि कोई ऐसा सरप्राइज दिया जाए, कोई ऐसा धमाका किया जाए। वो कुछ भी हो सकता है, वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसा कि सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी से कहलवा दिया, पाकिस्तान से युद्ध हो सकता है। अरे भाई, किस बात का युद्ध हो सकता है? अभी वो जो 4 दिन का युद्ध वो तो 5वें दिन चला नहीं पाए थे हम। अभी कौन सी परिस्थितियां हैं जिसके कारण कल सेनाध्यक्ष कह रहा है पाकिस्तान से कभी भी युद्ध हो सकता है, जल्दी हो सकता है। ऐसे बयान इससे पहले कब हमने सुने हमारे सेनाओं के जनरल से? शकील साहब जो बता रहे थे 3 महिला अधिकारी केबीसी में होंगी। ये वर्दी का, सेना का राजनीतिक इस्तेमाल करने की निर्लज्जता सिर्फ यही लोग कर सकते हैं। इसलिए इस वक्त जो बात हुई है एसआईआर के मुद्दे पर, वोटर लिस्ट के मुद्दे पर, राहुल गांधी जिस तरह बढ़त बनाए हुए हैं उसे कम करने के लिए, उसे डाइल्यूट करने के लिए ये किसी भी तरह का तेजाब में पानी मिला सकते हैं। जी राजीव जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आना चाहता हूं जल्दी से प्रशांत जी, क्या अगर देखा जाए तो एक और यात्रा राहुल गांधी की, और कल इन्होंने जब राहुल गांधी से परसों जब मुर्दा लोग चाय पीने आए थे, मुर्दा ही कह रहा हूं क्योंकि उन लोगों के नाम मौत की सूची में रखा हुआ है, मृतकों की सूची में रखा हुआ है, तब उन्होंने कहा था कि आप लोगों का नाम ज़रूर आएगा, देख लेना, मैं आप लोगों का नाम लेके उसमें डलवाऊंगा। और अब परिस्थितियां बिल्कुल बदली हुई हैं राहुल गांधी की नैतिक रूप से, क्योंकि उन्होंने जो कहा वो यहाँ होते हुए भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि अब आप आधार कार्ड लेके जाइए और अपना नाम जुड़वा लीजिए अगर नाम नहीं जुड़ा है तो। बाकी इसकी वैधानिकता पे, संवैधानिक रूप से क्या सही है क्या गलत है, उस पर बहस अभी जारी है और अंतरिम राहत यहाँ मिल गई है। लेकिन यहाँ पर बिहार चुनाव के हिसाब से अभी तक हम लोग जो बातें करते थे उसमें यह था कि एसआईआर को लेकर कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पर बीजेपी है, चुनाव आयोग तो है ही, लेकिन आज फ्रंट फुट पे नहीं बल्कि बीजेपी अब बैक फुट पे नजर आ रही है। अब क्या विश्लेषण आपका रहेगा बिहार चुनाव को लेके, विपक्ष और सत्ता पक्ष के हिसाब से अगर देखा जाए तो? ये वो आधार कार्ड को जोड़ने की हुई है, उसने लोगों का काम आसान कर दिया। और दूसरा जो बात है, आप ये सोचिए कि एसआईआर की जरूरत क्यों पड़ी। अचानक इलेक्शन के कुछ महीने पहले एक बिना किसी कंसल्टेशन के, बिना किसी अनाउंसमेंट के, बिना किसी सलाह मशवरा के राजनीतिक पार्टियों से चुनाव आयोग ने एक तरफा ये घोषणा कर दी थी। तो उसकी जरूरत क्या थी? बीजेपी को लगातार ये फीडबैक था बिहार के बारे में, वो नर्वसनेस था, ये पॉलिटिकल फैसला था बीजेपी का चुनाव आयोग के जरिए कि जो उनके खिलाफ वोटर है उसको हटा दो। और इसमें सबसे बड़ा निशाना बिहार के युवा लोग थे। आप देखिए कि 1987 के बाद जो जन्म जिनका हुआ उनका सबसे मुश्किल किया गया वोटर लिस्ट में ऐड करना नाम। उनको अपने माता पिता का भी जन्म प्रमाण पत्र की बात की गई। तो ये इसलिए क्योंकि वो डिजाइन ये था कि युवा जो है वो बाहर हो जाए। अब वो सब आ जाएंगे। एक परसेप्शन पिछले कुछ दिनों में ये बन गया है जनता के बीच में कि बीजेपी चुनाव आयोग की मदद से चुनाव जीतती है, इसके अलावा वो जीत नहीं सकते हैं। ये एक परसेप्शन चला गया है। जो पहले ईवीएम के बारे में था अब वो वोटर लिस्ट के बारे में हो गया।
पॉलिटिकल पार्टियां बहुत सजग हो गई हैं, जो प्राइमरी स्टेक होल्डर हैं, जिनके पास क्या कार्यकर्ता है, और दिल्ली में उनके पास सुप्रीम कोर्ट में भेजने के लिए वकील भी बड़े बड़े, वो लोग सजग हो गए। तो अब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और जो वोट की चोरी का जो मामला था, उसको उस पे अब निगाहें हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि रोक दिया जाएगा, क्योंकि अभी ज्ञानेश कुमार, राजीव कुमार जैसे लोग जो सिस्टम के अंदर हैं, वो भी वही काम करते रहेंगे जब तक कि उनको सुप्रीम कोर्ट का डंडा लगातार ना मिलता रहे। लेकिन एक बड़ी जीत हुई है, और उसमें सबसे बड़ा जो इसमें फायदा होगा वो युवा मतदाताओं का होगा, और उन्हीं युवा मतदाताओं को तेजस्वी यादव एड्रेस कर रहे हैं, उन्हीं को राहुल गांधी एड्रेस कर रहे हैं। और कहाँ से यात्रा निकल रही है? सासाराम से, बाबू जगजीवन राम के गृह जनपद से, उनकी लोकसभा सीट से। और कहाँ खत्म हो रही है? गांधी मैदान पटना में, जहां पे 51 साल पहले जेपी ने नारा दिया था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, दिनकर की लाइनों को। तो ये बड़ा संदेश जो है बिहार से जाएगा। और अब बहुत सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी, पेपर लीक, बाढ़, आर्थिक स्थिति, किसानों की समस्याएं, बहुत सारे। लेकिन बिहार का एक बड़ा मुद्दा जो है वो इलेक्शन कमीशन ने खुद पैदा कर दिया है। और एक आखिरी बात कि जो ईवीएम को लेकर बहुत डिबेट होती है, अभी आप बता भी चुके शुरू में कि पानीपत का एक चुनाव, ग्राम सभा का चुनाव, ग्राम पंचायत का चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने सारी ईवीएम मंगवाई, रजिस्ट्रार के सामने काउंट हुई, कैमरे में कैद हुआ, दोनों कैंडिडेट के जो है एजेंट वहां बैठे, और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने काउंटिंग कराई और रिजल्ट उल्टा हो गया। जो हारा हुआ कैंडिडेट था वो जीत गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये काम हुआ। मैं बहुत यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर ये एक्सरसाइज बड़े पैमाने पर की जाए तो देश की जो तस्वीर लोकसभा की है वो भी बदल जाएगी। ये जो है वो जिसको कहें कि वाटरशेड मोमेंट है भारत की राजनीति के लिए, कि ईवीएम कैसे मैनिपुलेट हो सकती है, उसका नमूना सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आंखों से देख लिया। लौटते हैं बिहार पे कि बिहार की राजनीति में इसका असर होगा। अब बीजेपी के पास मुद्दे बड़े सीमित हैं, और इस तरीके के टीवी प्रोग्राम से और इन सब से अभी कुछ फायदा होने वाला नहीं है ज़्यादा। इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी खत्म हुई है, गोदी मीडिया की क्रेडिबिलिटी खत्म हुई है। तो बीजेपी को बहुत मुश्किल है अकेले चुनाव लड़ना वहां पे। और ये जो हमारे जो बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं, जो सुर में सुर मिला रहे थे जी, इनको भी नुकसान होगा। ये बिना वतन के शहीद हो जाएंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। शकील जी, एक बहुत बड़ा आयोजन देखा जाए तो 17 तारीख से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव करने जा रहे हैं, और उसमें ये एसआईआर का मामला ये तो उठने वाला था ही, लेकिन क्या यहाँ पर अब जो एक अंतरिम राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से, इसके बाद ये मामला थोड़ा सा दबते हुए देखते हैं आप, या ये मामला अभी और आगे बढ़ेगा? और बिहार की हालत ऐसे भी, जब बरसात के समय में चारों तरफ से कोसी है, गंगा है, गंडक है, सोन है, हर नदियां जो हैं उफान पे रहती हैं, और इन नदियों के कारण बहुत बड़ा एरिया जो है वो बाढ़ग्रस्त होता है। कितने भी बांध बन जाए, कितना भी कुछ हो जाए, कितनी भी, अभी चुनाव के समय भी जाएंगे नरेंद्र मोदी जी, फिर कोसी पर बांध बनाने की बात करेंगे या बाढ़ से बचाव की बात करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस वक्त जब ये दोनों नेता निकलेंगे 1300 किलोमीटर की यात्रा पे, इसका असर बिहार की जनता, युवाओं, इन सब पे कैसे आप देखते हैं? देश की
जो सियासत आज की तारीख में है, जिसको आप रोज संसद भवन में देख रहे हैं, उस पर कितना असर पड़ते हुए देखेंगे? और तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि चूंकि आप बहुत नजदीक रहते हैं, यहां पर राहुल गांधी के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इंडिया गठबंधन की जो अंदरूनी जो हालत है, जिसमें एक दोस्ती जो बढ़नी चाहिए वो बढ़ते हुए आप देख रहे हैं, क्या कुछ देख रहे हैं, जरा बताइए। जी हाँ, बिल्कुल एकजुटता बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व पर विश्वास बढ़ रहा है। यह सबसे खास बात है। अब वो सवाल सारे खत्म हो गए कि विपक्ष का नेता कौन होगा, मोदी के सामने कौन खड़ा होगा। ये सवाल बीजेपी में भी खत्म हो गए हैं और ये सवाल जो है विपक्ष में भी खत्म हो गए हैं और कांग्रेस में भी खत्म हो गए। कांग्रेस में भी ये सवाल थे, जब G23 था तो कांग्रेस में ये सवाल थे। ये सारे सवाल अब खत्म हो गए। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि इस यात्रा का बिहार में क्या असर पड़ेगा और देश में क्या पड़ेगा, तो बिहार में तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इस सबसे खास बात यह है कि पूरे देश में पड़ेगा। पूरे देश का मीडिया जो है वो 16 तारीख से वहां जाने का प्लान कर रहा है और वो वहां पे चला जाएगा। सब उसको उसी तरह कवर करेंगे जैसे उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी। और ये अब उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि SIR पर चुनाव आयोग की और बीजेपी की हार के बाद में उनका जो क्रेडिबिलिटी खत्म हुई है, उस क्रेडिबिलिटी को संभालने के लिए बड़ा जरूरी है कि चाहे कम दिखाएं या ज्यादा दिखाएं, लेकिन सबका वहां मौजूद रहना बड़ा जरूरी होगा और वो सारे के सारे वहां पे पहुंच जाएंगे। और दूसरी बात जो सबसे खास बात है, तेजस्वी यादव जो है वो वहां के निश्चित ही रूप से इस वक्त सबसे पॉपुलर लीडर है बिहार के। वो साथ में होंगे, CPI ML साथ में होगा और बाकी जो भी दल हैं वहां पे वो सारे के सारे साथ में होंगे। तो ये यात्रा राहुल की पहली 2 यात्राओं की तरह ही भारी भीड़ जुड़ेगी। इसमें जो है सुबह से शाम तक कई जगह राहुल बोलेंगे, तेजस्वी बोलेंगे और लोग उमड़ेंगे इसमें। और इसका प्रचार प्रसार भी बहुत होगा। गोदी मीडिया जितना करे न करे, बस सोशल मीडिया पर होगा, दूसरे यूट्यूब चैनलों पर होगा और बाकी जगहों पर होगा। अखबार अब थोड़ा थोड़ा लिखने लगे हैं, अखबारों में होगा। तो इस यात्रा के जरिए राहुल और तेजस्वी अपना मैसेज बहुत अच्छी तरह देने में सफल होंगे। नीतीश कुमार की हालत वैसे ही कमजोर है। उनकी और उनकी पार्टी के समझ में आ गया है कि बीजेपी उन्हें छोड़कर अकेले चुनाव जीतना चाहती थी। अब SIR पे ये जो नया मोड़ आया है, इसके बाद क्या होगा ये देखना होगा, क्योंकि अब शायद नीतीश कुमार को वो उस तरह अलग नहीं छोड़ेंगे। वो नीतीश के साथ शायद अपना गठबंधन या समझौता या दोस्ती ज्यादा मजबूत दिखाने की वो कोशिश करेंगे, क्योंकि नीतीश जो है आज की तारीख में वहां पे बीजेपी से कम ताकत नहीं है। बीजेपी सोचती है नंबर 1 पार्टी बीजेपी बन गई थी, लेकिन बीजेपी से कम कोई ताकत नहीं है नीतीश कुमार की वहां पे। तो ये जो है बहुत बड़ा असर आज के फैसले का होने वाला है और राहुल की यात्रा उस फैसले के असर को और आगे तक बढ़ा देगी। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, राहुल के फैसले को और सबसे बड़ी चीज की सुप्रीम कोर्ट में अब इंतजार है शुक्रवार का, लेकिन उससे पहले जो अभी आदेश हुआ है उस आदेश पर अमल कितना किया जा रहा है ये देखना होगा। जरा फराज शाकिब जी आपके पास एक बार फिर आना चाहता हूं, जरा आपसे समझूं कि क्या वहां पर क्या तैयारियां चल रही हैं बिहार में, खासकर विपक्षी दल के इन दोनों नेताओं के जब बाहर निकलने की बात हो रही है तो कैसे देख रहे हैं और कितना वहां क्या इसकी सुगबुगाहट भी है या नहीं है? बहुत बहुत बड़े व्यापक स्तर पर तैयारी हो रही है इसकी और बहुत संभव है कि इसमें आपको उस दिन कुछ नए चेहरे भी दिखाई देंगे। जैसे इंडियन इंकलाब पार्टी है, IP गुप्ता साहब की है, जिन्होंने प्रशांत किशोर की रैली के अगले दूसरे दिन रैली की थी और लाखों की भीड़ उस रैली में जमा हुई थी। ताती तत्वा समाज, पान समाज के नेता वो माने जाते हैं, उनकी भी आने की संभावना है। मुकेश सहनी भी रहेंगे और भी कई लोग हैं जो बड़े चेहरे हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनकी एक अपने समाज में स्वीकार्यता है, वो सब इस यात्रा से जुड़ेंगे और इसका बहुत बड़े पैमाने पर असर होगा। हमारे यहाँ तो रात्रि विश्राम का भी कार्यक्रम है
हमारे यहाँ से ये 2.5 किलोमीटर की दूरी पर एक हवाई अड्डा है, वही उनके रात्रि विश्राम का प्रोग्राम है। पंडाल वगैरह बनने शुरू हो जाएंगे 1-2 दिन में। क्लियरेंस जैसे ही सेंट्रल एविएशन से सर्टिफिकेट मिल जाएगा एनओसी का, उसके बाद चूंकि वो हवाई अड्डा की जमीन है, उसके बाद फिर उनका रूट चार्ट भी तैयार हो गया है। हमारे यहाँ से 500 मीटर की दूरी से राहुल गांधी निकलेंगे। तो तैयारी बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और तेजस्वी महागठबंधन की एकजुटता जो है, जो इंडिया ब्लॉक है नेशनल लेवल पर, जो बिहार में महागठबंधन है, महागठबंधन की एकजुटता आपको दिखाई देगी। ये जो फैसला आज जो राजीव जी ये जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश आया है, इसने राहुल गांधी की यात्रा का जो मोटिव है उसको मॉरली सपोर्ट किया है, मॉरली बूस्ट किया है। और जनता को यह समझ में आ रहा है कि हाँ, ये बिल्कुल सही है कि मेरा वोट चोरी करने की षड्यंत्र में, साजिश में भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हुए थे। और राहुल गांधी आ रहे हैं, 17 से उनकी यात्रा है, 19 को इनको शाम तक देना है, 22 को फिर सुनवाई होगी, 22 को जिले इलाही का भी जो है ये तशरीफ आवरी होने वाली है गया में, मोदी जी की भी। तब तक राहुल गांधी इस माहौल को और गर्मा चुके होंगे और आप देखेंगे कि शायद मोदी जी की सभाओं में फिर वही वीडियोस आपको मिलेंगे कि भाई हम पे दिहाड़ी पर यहां बुलाया गया। जी अगर एसआईआर पर कुछ बोल दें, बस मैं तो चाहता हूं कि कुछ बोल दें, जैसे अमित शाह बोल के गए कि घुसपैठियों को वोट देने दे। क्या आप वो वीडियो देखिए, एक बार तो पूछते हैं घुसपैठियों को वोट देने दे, क्या जनता का कोई रिएक्शन नहीं आता है। फिर वो चिल्लाते रहे जोर से बोलिए हाँ, तो 4 हाथ मुश्किल से उठते हैं उनकी सभा में। नहीं, तो मोदी जी भी एक बार जरा सा यहां बोल दें कि घुसपैठियों को वोट देने दे क्या, फिर उनको समझ में आएगा कि ये जो 65 लाख लोग जो निकाले गए हैं और जिनको 22 लाख लोगों को मृत बताया गया है, राहुल गांधी ने तो कल 16-17 भूतों के साथ ही चाय पिया है। क्या पता लाखों भूत दिल्ली की सड़कों पे आपको दिखाई देने लगे सुप्रीम कोर्ट के बाहर चाय पीते हुए, जिनको उन्होंने जो है मरा हुआ करार दे दिया है। और एक बड़ी बात और मैं आपको बता देता हूं राजीव भाई, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव हुआ है, शकील सर ने तो बहुत कुछ आपको बताया। राजीव प्रताप रूढ़ी की मुखालिफत करने की वजह से अमित शाह और मोदी की इमेज यहां डाउन हुई है राजपूत समाज में, क्योंकि राजीव प्रताप रूढ़ी राजपूत समाज से आते हैं और अच्छे नेता माने जाते हैं, राजपूत समाज के पढ़े लिखे मतलब इंटेलेक्चुअल नेता माने जाते हैं। आनंद मोहन की छवि राजपूत नेता में बाहुबली की है, क्रिमिनल की है, लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी की छवि जो है वो इंटेलेक्चुअल नेता की है। राजपूत समाज के अंदर में बहुत नाराजगी है अमित शाह को लेकर के, क्योंकि जो है बिहार में जो बड़े एक राजपूत चेहरे हैं राजीव प्रताप रूढ़ी, उनकी मुखालिफत किया है अमित शाह ने। और ये खुल करके पब्लिक डोमेन में है कि जो है राजीव प्रताप रूढ़ी को हराने के लिए निशिकांत दुबे ने बैटिंग किया, अमित शाह के इशारे पर बैटिंग किया। ये तमाम चीजें जो है बहुत साफ है, इसका भी खमियाजा भारतीय जनता पार्टी को यहां भुगतना पड़ेगा। जी, तो एक शुरुआत हो चुकी है, भले वो शुरुआत सुप्रीम कोर्ट से हुई, लेकिन उसके लिए सड़क पे काफी मेहनत करते हुए दिखाई दिए इंडिया गठबंधन के नेता। राहुल गांधी लीड करते हुए नजर आए और उसकी शुरुआत आज सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम राहत से ही, अंतरिम आदेश से ही हो चुकी है। और आने वाले समय में ये और कितना मल्टीप्लाई होता है वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।